आज का डिस्कशन एंटी माइकोबैक्टीरियल के हवाले से है। यही एंटी माइकोबैक्टीरियल जो हैं एक बुक में एंटी माइकोबैक्टीरियल के नाम से हैं, दूसरे में एंटी टीबी के नाम से हैं, तीसरे में एंटी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से हैं और चौथे में एंटी ट्यूबरक्यूलर के नाम से हैं। और कुछ बुक्स में जो है वो एक नाम जो है मतलब होता है। एनीवे ये सब एक ही नाम है, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, माइकोबैक्टीरिया। मैं माइकोबैक्टीरिया को पहले आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम फार्माकोलॉजी की तरफ आएंगे, यानी कि हम लोग एंटी माइकोबैक्टीरियल समझेंगे और उनकी शॉर्ट मैकेनिज्म भी जानेंगे। और उसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स द टर्म्स लाइक एमडीआर और एक्सएमडीआर, इसका क्या मतलब है। और फिर उसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स द रेजीम, जिसमें हम लोग इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूस फेज भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रेजीम के रेजीम क्या है असल में फॉर द एंटी माइकोबैक्टीरिया। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया जो है बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। इसका सेल वॉल जो है वो माइकोलिक एसिड से बना होता है। किससे? माइकोलिक एसिड से बना होता है। बाकियों के सेल वॉल में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन ये माइकोबैक्टीरिया जो है वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। और इस माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में सिर्फ और सिर्फ माइकोलिक एसिड नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और भी मोइटीज़ हैं, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेल वॉल के जो कंपोजिशन है उसमें माइकोलिक एसिड है, लेकिन एबंडेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइकोलिक एसिड। बाकी भी कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं। बिकॉज ऑफ माइकोलिक एसिड स्ट्रॉन्ग रोल या इफिशिएंट रोल या प्रोमिनेंट रोल, हम कहते हैं कि सेल वॉल जो है वो माइकोलिक एसिड से बना है। तो आज के बाद आप लोगों ने कहना है कि सेल वॉल तो माइकोलिक एसिड से बना है, साथ में कुछ और भी छोटे छोटे मोइटीज़ हैं। वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि छोटे और भी मोइटीज़ हैं, वो इसलिए क्योंकि फार्माकोलॉजी में हम लोग फिर समझ लेंगे, जान लेंगे कि वो छोटे मोइटीज़ क्या हैं। तो ये बात होगी सेल वॉल के हवाले से। फिर आप लोग जो जानते होंगे फिर सेल के अंदर जो है वो डीएनए भी होता है। तो अभी मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपको फार्माकोलॉजी में हेल्प आउट करेंगे। बाकी जो है मैं डेप्थ में नहीं जा रहा मज़ीद, ना इसकी एनाटॉमी बता रहा हूँ, ना वो वेर इसकी स्टैंडिंग भी होती हैं, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। अभी सिर्फ फार्माकोलॉजी को आसान करने के लिए ये बातें आप लोगों को जनरेशन करनी है। डीएनए जो है, डीएनए से फिर बनता है बाय ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक आरएनए बनता है। डीएनए से एक आरएनए बनता है, ये आरएनए है। तो इस डीएनए से ये आरएनए बना, और ये आरएनए फिर आप लोग जानते हैं कि इसका टारगेट होता है प्रोटीन्स, राइबोसोम्स के ऊपर। फिर वहाँ के बाद जब राइबोसोम्स को पहुँचता है फिर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन भी यहाँ पर कैसे बनता है हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन होती हैं, फिर इलॉन्गेशन होती हैं, फिर टर्मिनेशन होती हैं। वेल बातें हम डिस्कस कर चुके हैं सारे। शॉर्टली यहाँ पर राइबोसोम्स पर प्रोटीन बनता है। आपने अभी प्रोटीन बाइजेशन करना है। हाँ, प्रोटीन के जो है वो बनता है किससे हैं, फ्रॉम 30s 50s जो राइबोसोम्स हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से। और साथ में अपनी ये एंजाइम समझना है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैं, और सेल वॉल में माइकोलिक एसिड आप लोगों ने एसेंशियल करना है, क्योंकि अभी ये बातें जो हैं आप लोगों को हेल्प कर रही हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन ये वो मेडिकेशन है जो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको इसलिए फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। और सेकंड जनरेशन वो होता है जो हम लोग बाद में यूज़ करते हैं। और ये फर्स्ट जनरेशन जो है वो ये मेडिकेशन जो है ये सेफ़ भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। और सेकंड जनरेशन की अगर बात करें थोड़े से टॉक्सिक भी हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जनरेशन को। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन से बात आगे चली जाती है फिर हम सेकंड जनरेशन की तरफ फ्लिप करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, इथैम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अभी स्ट्रेप्टोमाइसिन चंद फर्स्ट जनरेशन में अवेलेबल है, चंद में नहीं है। तो आप लोग इसको याद कीजिए कि इट्स अवेलेबल इन द फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की जो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो इंक्लूडेड है फ्रॉम द अमीनोग्लाइकोसाइड्स। हमारे पास जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को अमीनोग्लाइकोसाइड्स में से, इनके बहुत सारे हैं, उनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसको फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड किया गया है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है उसमें सारे हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं और बीटा क्विलिन है। अभी बात आती है टुवर्ड्स शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये कैसे फर्स्ट जनरेशन वाले इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं और सेकंड जनरेशन वाले उसके बाद कैसे इनका फंक्शन रोल है। फर्स्ट जनरेशन में आइसोनियाजिड जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बल्कि जो काफ़ी जो हमारे पास यहाँ पर मेडिकेशन है उनकी मैकेनिज्म्स को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर शॉर्ट में बताऊँगा ताकि आप लोगों का एक टॉपिक जो है वो आसानी से और विद इन शॉर्ट टाइम जो है वो डिस्कस हो जाए। आइसोनियाजिड जो है इसका काम कहाँ पर है, सेल वॉल।
यहाँ पर मैकोलिक एसिड को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। मैकोलिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसको ये इनहिबिट करते हैं। आइसोनियाजिड क्या करता है? सेल वॉल पर मैकोलिक एसिड। अगर फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, हमारे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है, स्पेसिफिकली आइसोनियाजिड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय डॉक्टर UUT। आप लोग सर्च कर ले, आप लोगों के सामने मैकेनिज्म आ जाएगा। एनीवे, इसका काम क्या है? सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना आइसोनियाजिड का। रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन, इसका काम क्या है? इसका काम है ये जो RNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज है ना, इसको इनहिबिट करना, फिर RNA नहीं बनेगा। तो इन शॉर्ट रिफेम्पिसिन जो है वो RNA को नहीं बनाता। रिफेम्पिसिन RNA, ये क्लू भी समझ ले कि रिफेम्पिसिन के स्टार्ट में है तो RNA को ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RNA। अभी हमारे पास है इथेनब्यूटोल। इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से है कि हमारे पास है अरेबिनोगैलेक्टोन। ये इसको इनहिबिट करता है, जिसका भी मैंने कहा ना पहले भी कि मैकोलिक एसिड सिर्फ नहीं है सेल वॉल में, हमारे पास बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल वॉल में होते हैं। तो जब इथेनब्यूटोल को अप्लाई किया गया ना, इसका काम क्या था? इसने भी सेल वॉल की सिंथेसिस को ख़त्म किया था, मतलब ये वहाँ पर रोल प्ले कर रहा था। तो इथेनब्यूटोल जो है वो अरेबिनोगैलेक्टोन को इनहिबिट करता है, जिसका रोल है सेल वॉल की सिंथेसिस में। तो इस तरह से ये भी सेल वॉल की सिंथेसिस को ख़त्म करते हैं, आइसोनियाजिड, इथेनब्यूटोल। और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है? पायराजेनामाइड, ये भी है पायराजेनामाइड, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बात होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन के हवाले से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बात आप पोजीशन कीजिए, सेल वॉल के लिए आइसोनियाजिड, इथेनब्यूटोल, पायराजेनामाइड, RNA के लिए रिफेम्पिसिन। ये बातें यहाँ पर हो गई, सेल वॉल हो गया, RNA हो गया। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द प्रोटीन साइड, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो यहाँ पर राइबोसोम्स पर जो प्रोटीन के बनते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो असल में एक अमीनो ग्लाइकोसाइड है, और आप लोग जानते हैं कि अमीनो ग्लाइकोसाइड जो हैं वो यहाँ पर जो हमारी राइबोसोम्स होते हैं उनकी असेंबली और कोडोन एंटीकोडोन की पैरिंग को ये इनहिबिट करता है। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि DNA से जो RNA बना, वो RNA आता है यहाँ पर कहाँ पर? राइबोसोम्स के बीच। वो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो फिर उसके बाद tRNA आता है। tRNA जो है फिर वो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स लाता है, और फिर उन अमाइनो एसिड्स को यहाँ पर जो है वो चेन अप किया जाता है, एक प्रोटीन बनता है। इस तरह से मैंने बहुत ब्रीफ करके भी आप लोगों को बताया। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, इसकी भी एक वीडियो अवेलेबल है। अभी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो कंसेप्ट याद रहे कि किस तरह से ये जो मेडिकेशन है ये काम कर रहे हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कर रहा है? कोडॉन एंटीकोडॉन जो है, tRNA जो है वो अमाइनो एसिड्स का स्पेसिफिक उसके पास एंटीकोड होता है। मैसेंजर RNA के यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, TAB है, मैसेंजर अवेलेबल है ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसके पास एंटीकोड होते हैं, इसके पास कोड होते हैं। तो ये कोड एंटीकोड की पेयरिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जो है साथ में जो लार्ज यूनिट है राइबोसोम का और स्मॉल राइबोसोम का यूनिट है, इन दोनों की भी यहाँ पर आपस में ये मिलते नहीं हैं। तो असेंबली और पेयरिंग क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन असेंबली किसकी? राइबोसोम्स की यूनिट्स की, और पेयरिंग ऑफ द कोड एंड एंटी कोड। यहाँ पर एंटी कोड है और यहाँ पर कोड है, कोड एंटी कोड की पेयरिंग नहीं होती। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये प्रोटीन सिंथेसिस को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? सेल वॉल, राइबोसोम, RNA, सॉरी, यहाँ पर सेल वॉल हुआ, सेल वॉल, यहाँ पर RNA, यहाँ पर भी सेल वॉल, यहाँ पर भी सेल वॉल। तो सेल वॉल कहाँ पर हुए? आइसोनियाजिड, इथेनब्यूटोल और पायराजेनामाइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रोटीन। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को मजीद यहाँ पर थोड़ा सा समझाया प्रोटीन के हवाले से। एनीवे, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी वीडियो देख लें। तो शॉर्ट करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो आइसोनियाजिड जो है सेल वॉल को इनहिबिट कर रहा है, रिफेम्पिसिन RNA को, इथेनब्यूटोल, पायराजेनामाइड जो है वो ये अगेन सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं। शॉर्ट मैकेनिज्म्स। अभी सेकेंड जनरेशन अगेन, अभी देखो अमीनो ग्लाइकोसाइड स्टोरी, तो यहाँ पर मैंने पूरा लिखना था। अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है वो सेकंड जनरेशन में है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है, मैंने भी यहाँ पर कहा कि असेंबली और पैरिंग जो है, तो शॉर्ट कहें कि प्रोटीन की सिंथेसिस में ये काम रोल प्ले करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं। नेगेटिव साइन P प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल के साथ, बल्कि सारे डिस्कस हो चुके हैं। इन शॉर्ट फ्लोरोक्विनोलॉन्स ये जो है इनका काम है DNA के ऊपर। तो DNA जब ये ओपन होता है RNA के बनाने के लिए, तो उस वक्त जो है फ्लोरोक्विनोलॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स
डीएनए के सिंथेसिस में मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डीएनए के सिंथेसिस। और मैक्रोलाइड्स जो हैं ये इनका काम भी है प्रोटीन में, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पर मैक्रोलाइड्स जो हैं प्रोटीन का काम, प्रोटीन की जो है वो बनाने में एक ऑब्स्टेकल है। और बेटाक्विलिन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो जो मैंने भी आपको डिस्कस नहीं किया। असल में जो हमारे पास होते हैं एडीपी से एटीपी बनाना, तो ये एडीपी से एटीपी बनाएगा एक एंजाइम जिसका नाम होगा एटीपी सिंथेस। तो ये क्या करेगा, ये बेटाक्विलिन ये इस एंजाइम को एटीपी सिंथेस को इनहिबिट करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एटीपी नहीं बनाएगा, एटीपी नहीं बनाएगा, एटीपी को बनाने में ये एक रुकावट है। तो इस तरह से ये हमारी फार्माकोलॉजी हुई, इसके शॉर्ट शॉर्ट मैकेनिज्म हुए, इसकी एक्सप्लेन मैकेनिज्म अवेलेबल है, ये बात नहीं कीजिए। अगर आप लोगों ने मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग स्पेसिफिक आइसोनाइज़ेड लिख लें, फिर उसके बाद लिख लें बाय डॉक्टर यूटी। तो आइसोनाइज़ेड बाय डॉक्टर यूटी आपके सामने मैकेनिज्म आएगा, उस मैकेनिज्म को आप लोग खूब से समझ लें। लेकिन यहाँ पर भी ये शॉर्टली इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन है, आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस करके समझ लें। अभी तो टुवर्ड्स द टर्म्स, तो यहाँ तक तो आई थिंक फार्माकोलॉजी क्लियर होगी, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन उनके शॉर्ट शॉर्ट मैकेनिज्म्स। अभी तो टुवर्ड्स द टर्म्स, टर्म हमारे पास है एमडीआर, इसको बोलते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, ये टीबीएस होती हैं। और नेक्स्ट पहले टर्म्स को थोड़ा सा मैं बताऊँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी एलिब्रेशन मजीद। एक्स एमडीआर क्या है, एक्सटेंसिव मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। तो इन दोनों में भी फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क बहुत सिंपल सा है। एमडीआर में क्या होता है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस में, इसमें हमारे पास जो टीबी का पेशेंट होता है वो रेजिस्टेंस शो कर लेता है फॉर ड्रग्स या अगेंस्ट द ड्रग्स, वो रेजिस्टेंस शो कर लेता है। तो जो एमडीआर है इसमें जो पेशेंट हैं वो आइसोनियाजिड, आईएनएच, ये आइसोनियाजिड के लिए एक टर्म है, आइसोनियाजिड है और साथ में रेफेम्पिन, ये इन दो मेडिकेशन के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस शो कर लेता है। ऐसा पेशेंट अगर इन दो मेडिकेशन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करे तो फिर हम उसको कहते हैं एमडीआर, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से हुए, आइसोनियाजिड है और रेफेम्पिन है, मतलब दो ड्रग के ख़िलाफ़ अगर इनमें से दो ड्रग, फर्स्ट जनरेशन में से दो ड्रग आइसोनियाजिड और रेफेम्पिन के ख़िलाफ़ अगर पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंस शो करें, मतलब उसके जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंस शो करें, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं एमडीआर टीबी, कि उस पेशेंट को एमडीआर टीबी है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्स एमडीआर। एक्स क्या है हमारे पास, एक्सटेंसिव मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें हमारे पास आइसोनियाजिड, रेफेम्पिन, फ्लोरोक्विनोलोन हो या फिर कोई और हो, तो साथ में दो ड्रग लाजमी है कि एक हमारे पास आइसोनियाजिड है, दूसरा हमारे पास रेफेम्पिन है, और तीसरा जो है वो फ्रॉम द सेकंड जनरेशन हो सकता है कोई एक भी, वो फ्लोरोक्विनोलोन भी हो सकता है या फिर कोई और ड्रग भी हो सकता है। बाज़ बुक्स में जो है वो ये भी डिस्कस है कि एक्सटेंसिव में जो है हमारे पास 4 होते हैं मेडिकेशन, यहाँ पर एक और भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो 4 जो है अगर ड्रग फ्रॉम दीज फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में से 4 अगर ऐसे हमारे पास मेडिकेशन हो जिसके ख़िलाफ़ एक पेशेंट जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसकी टीबी जो है वो वर्स होती जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स एमडीआर। 2 के खिलाफ एमडीआर, 4 के खिलाफ एक्स एमडीआर, 2 ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस एमडीआर है, 4 ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस एक्स एमडीआर। तो ये बात आप लोग समझ गए। रेजिम क्या है हमारे पास, इंटेंसिव फेज में और कंटिन्यूस फेज में। इंटेंसिव फेज में क्या होता है, जिसमें फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, इथेम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो चारों के चारों इस्तेमाल करना होता है फर्स्ट 2 मंथ्स में। और कंटिन्यूएशन क्या है इस फेज़ में, इस फेज़ में फिर क्या होता है, ये तो इंटेंसिव इसलिए होगा ना कि इसमें चारों के चारों जो है वो मेडिकेशन लेने होते हैं, पेशेंट को मजबूरन लेने होते हैं, ज़रूरी लेने होते हैं, खामखा लेने होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है कंटिन्यूएशन फेज़ में आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन को इक्वली जो है वो दोनों को इस्तेमाल करना होता है फॉर अबाउट 4 मंथ्स। वैसे यहाँ पर तभी कितना होगा, 4 और 2 6 मंथ्स हो गए। लेकिन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, कि अगर पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है वो सही आ रहा है तो फिर 6 मंथ की थेरेपी इज़ ओके, लेकिन ये थेरेपी जो है वो 8 सब महीने और फिर उसके बाद जो है वो साल तक ये थेरेपी चल सकती हैं। और अगर बात होती है रिगार्डिंग एमडीआर, वो तकरीबन 2 साल तक भी चल सकती हैं। वेल तो थेरेपी जो है वो मिनिमम अबाउट 6 मंथ्स है, और मैक्सिमम जो है वो पता नहीं, मालूम नहीं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है वो डिपेंड करता है, फॉर ईयर्स भी चल सकता है। तो अभी हमने देखा कि एमडीआर के लिए तकरीबन 2 साल हो सकते हैं। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।